Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Harmaninder Singh and today we are going to discuss science current affair. तो लास्ट 2 डेज़ में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस करे हैं, तो आज हम साइंस कंपोनेंट करेंगे और लास्ट वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं तो उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हमारे पास जो न्यूज़ है दैट इज़ हाइपर लूप। तो हाइपर लूप रिचर्ड ब्रैंसन हमें पता है वर्जिन कंपनी, तो इन्होंने जो हाइपर लूप का जो कंसेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस करने की बात कही है इंडिया में, महाराष्ट्र स्टेट में, और जो कॉरिडोर बनेगा वो बनेगा मुंबई टू पूना। ठीक है, तो ये जो कम्यूटिंग टाइम है वहाँ का उसको रिड्यूस कर देगा ओनली 25 मिनट्स में। और फर्स्ट 2 जो प्राइमरी ट्रायल्स हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें अब तक का सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र स्टेट में ये एक्सपेंसिव ये जो प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और मुंबई पुणे में टाइम जो है उसको रिड्यूस करेगा। और गवर्नमेंट का मानना है कि इसके आने से यहाँ पर 1.8 मिलियन जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगी, 36 बिलियन इन सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट जो है हम जनरेट कर पाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या कैसे ये फंक्शन करता है, तो जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी है ये है कि अब ब्रांड न्यू पैसेंजर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, जिसमें होता क्या है, यहाँ पर सील्ड लो प्रेशर ट्यूब्स होती हैं। तो जो लो प्रेशर ट्यूब्स होती हैं उसमें जो कैप्सूल्स हैं वो मूव करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो स्पीड है वो हम काफ़ी ज़्यादा टेन कर पाते हैं। अब क्योंकि उसमें जो प्रेशर रिड्यूस है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस किसी टाइप की होगी नहीं, तो जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए 1000 किलोमीटर तक हम अचीव कर सकते हैं। और ये जो हाइपर लूप का आइडिया है इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का, तो ये वर्जिन कंपनी का था। वैसे ये जो कंसेप्ट था ये 2012 में एलन मस्क लेके आए थे, जिनकी कंपनी है स्पेस एक्स। तो उसके बाद वर्जिन कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस करा इंडिया में। तो यहाँ पर हमारे पास वही रिड्यूस प्रेशर ट्यूब्स होंगी इन विच प्रेशराइज कैप्सूल्स, ठीक है, राइड ऑन एयर बियरिंग ड्रिवन बाय लीनियर इंडक्शन मोटर्स। तो मोटर्स की हेल्प पे वहाँ पे जो प्रेशराइज कैप्सूल होंगे उन प्रेशर रिड्यूस ट्यूब्स में मूव करेंगे, एंड एक्सियल कंप्रेसर ये भी उसमें यूज़ होंगे। तो कंपनी ने ये जो नया पॉड जो बनाया है, पॉड X2, जो कि एक टेस्टेड पॉड है, तो इसकी ही जो डेवलप फॉर्म होगी वो इंडिया में जो प्रोजेक्ट होगा उसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब हम कमर्शियली इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पर जो पैसेंजर का नंबर है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो अभी तो जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो 2 सीटर जो पॉड्स हैं उसमें हो रहे हैं, लेकिन बाद में हम इसको 28 पैसेंजर तक इंक्रीज़ करने की सोच रहे हैं, तो दैट विल बी मच बेनिफिशियल। ओके, सो आफ्टर दैट जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। ठीक है, तो इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जो कि लेटेस्ट सैटेलाइट है EOS-01 बाय इसरो। तो इन्होंने ये लॉन्च करा है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, ठीक है, इन श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम सैटेलाइट जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में रह के रिमोट सेंसिंग का काम करता है, यानी कि अर्थ को पास से ऑब्जर्व करना। तो इसका जो मेन यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में होता है, ठीक है, जो मिनरल मैपिंग होती है उसके लिए भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसमें जो यूज़ हुआ है दैट इज़ PSLV C49। ओके, और ये PSLV का 51st मिशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ है। इसके अलावा साथ में जो 9 अदर सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया गया है। तो टोटल हमारे पास 10 सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करे हैं। एप्लीकेशन है इसकी, देखो, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में भी है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर हमने लॉस को एसेस करना है, कैजुअल्टीज़ कहाँ पर हुई है, कितना हमारे पास डैमेज हुआ है, तो उस चीज़ को असेस करने के लिए हमारे पास ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर हैविंग रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अर्थ के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में। ठीक है, बिकॉज इट कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व द अर्थ फ्रॉम ए लेस हाइट। ओके, सो आफ्टर दैट 9 सैटेलाइट्स जो इसमें हमने लॉन्च करे हैं वो किसके अंडर हुए हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। हम इसको कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो भी कह सकते हैं। तो होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी
अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और कमर्शियल आर्म है ये इसरो की। तो इसका जो मेन काम है वो क्या है? टू इनेबल द इंडियन इंडस्ट्रीज टू टेक अप हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको इनकरेज करना कि वो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, क्लियर। चलो, इसके अलावा क्या है, जो मेजर एरियाज जहाँ पे जो NSIL है वो इन्वॉल्व है, वो कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स में प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बाय इसरो, इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व है, एंड लास्ट में कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन सभी में ये जो एजेंसी है, ये जो ग्रुप है, ये इन्वॉल्व है। इसके बाद अगर हम रिसेंटली बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें कि उन्होंने बनाया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको इन स्पेस का नाम दिया गया है। ओके, ये इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो इसका काम भी सॉर्ट ऑफ सेम है कि ये बूस्ट प्रोवाइड करेगा किसको? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज यूजिंग इंडियाज स्पेस रिसोर्सेज। तो जैसे इसके अंडर कहा गया था कि ये जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं तो ये इसरो के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ कर सकती हैं फॉर देयर ऑपरेशंस। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो क्या है? फाइज़र जो कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट, इसका मीनिंग क्या है? जो फाइज़र कंपनी है, अमेरिकन फार्मा कंपनी है, तो इन्होंने क्या कहा है कि जो इनकी वैक्सीन है जिसका नाम है BNT162b2, दैट इज़ 90% इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग कोविड-19 पर्सन, और वो कोविड-19 पर्सन हु डू नॉट हैव एनी एविडेंस ऑफ प्रायर सार्स कोविड-2 इन्फेक्शन, जिसमें प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, तो उनके ऊपर ये काफ़ी असरदार हो सकती है। हाँ जी, बात समझ आई। और ये है क्या? ये सिंगल न्यूक्लियोसाइड मॉडिफाइड मैसेंजर RNA वैक्सीन है, यानी कि ये शॉर्ट सेगमेंट ऑफ मैसेंजर RNA से डेवलप करी गई है। ठीक है, तो मैसेंजर RNA का काम आपको अपनी बॉडी में भी पता होगा कि DNA की जो रेप्लिका है उसको फिर राइबोसोम तक लेके आने के लिए मैसेंजर RNA का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वैक्सीन ही मैसेंजर RNA बेस्ड है। तो ट्रेडिशनल वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती हैं? बाय ट्रेनिंग द बॉडी टू रिकॉग्नाइज एंड किल द प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजेंस। तो जो पैथोजेंस प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं वो बॉडी को ट्रेन करती है वैक्सीन कि कैसे उस प्रोटीन को हमने किल करना है। तो यहाँ पर क्या है, इस वैक्सीन का जो वे ऑफ फंक्शनिंग है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये क्या करेगी, ये हमारी बॉडी में वो पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करवाएगी बॉडी से, ताकि जो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस जनरेट कर दे उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट। तो इसकी जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी अलग रहेगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। सो फाइज़र जो है फर्स्ट फर्म बन गई है टू रिलीज प्रॉमिसिंग लेट स्टेज ट्रायल डाटा, यानी कि इनिशियल स्टेज पे तो पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता था, लेकिन जो लेटर स्टेज पे जो पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए ये जो ड्रग है वो काफ़ी इफेक्टिव मानी गई है। दूसरी बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट डाटा मॉनिटरिंग कमेटी है उन्होंने भी ये बताया है कि इसमें कोई सीरियस सेफ्टी कंसर्न नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। तो इससे क्या हुआ, इस वैक्सीन का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी जो वैक्सीन को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि 2021 में हम काफ़ी पॉपुलेशन को ये एडमिनिस्टर कर देंगे वैक्सीन। तो उसके लिए क्या हो रहा है, कोलैबोरेटिव क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं वैक्सीन के। इंडिया जो है वो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान कोलैबोरेट कर रहा है, उनको भी ट्रेन कर रहा है कि कैसे वैक्सीन को डेवलप करना है। बाद में हम इन कंट्री से वैक्सीन बाय भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। और इंडियन टीम हैज़ फोकस इस ट्रेनिंग ऑन कंडक्टिंग क्रूशियल फेज़ 2 एंड 3 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल, बिकॉज अब जो फेज़ 2 एंड 3 है इसमें क्या होता है कि इसमें हम रिएक्टोजेनिसिटी, इट मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शन, इम्यूनोजेनिसिटी, इट मीन्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, एंड सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन कैंडिडेट।
आर असेस्ड इन कंपैरेटिवली लार्जर पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पर वैक्सीन का जो ट्रायल है वो काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन में करते हैं कि भाई उसमें रिएक्टोजेनिसिटी कैसी है, इम्यूनोजेनिसिटी कैसी है, सेफ्टी कंसर्न्स क्या है, तो वो सभी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इट मीन्स जो वैक्सीन का जो रिसर्च है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है कि हम इन कमिंग मंथ्स में कुछ ना कुछ जो है प्रॉमिसिंग रिजल्ट पा लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंडिया के केस में। और इंडिया में जो इंडिजीनसली अभी तक डेवलप वैक्सीन हैं जो मेन, तो उसमें हमारे पास क्या है, जाई कोविड है एक हमारे पास, जिसको डेवलप किया गया है जाइडस फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा विद द सपोर्ट ऑफ डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और एक है कोवैक्सीन डेवलप बाय भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद द आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। एंड आफ्टर दैट हम जो बात करेंगे टॉपिक की, न्यूज़ की, दैट इज़ रेडियो बर्स्ट इन मिल्की वे। सो व्हाट इज़ दिस रेडियो बर्स्ट? सो पहले तो मिल्की वे बता दूं कि ये गैलेक्सी है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पर जो नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने स्पॉट करा है ये रेडियो बर्स्ट। तो ये रेडियो बर्स्ट होता क्या है? दीज आर द ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार, ठीक है, वहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। बट क्योंकि इनका जो टाइम स्केल है वो काफ़ी कम होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनते हैं, उसकी वजह से इनको डिटेक्ट करना और इनकी पोजीशन को डिटरमिन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 2007, सबसे पहले इनका पता चला था 2007 में। एंड आफ्टर दैट ये कुछ ऐसे होते हैं दिखने में। ठीक है, तो बर्स्ट जो है बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सरे एंड रेडियो सिग्नल्स, मिक्सचर ऑफ एक्सरे एंड रेडियो सिग्नल्स। तो जो एक्सरे पोर्शन है डिटेक्टेड बाय सेवरल सैटेलाइट्स ऑफ नासा, जैसे कि विंड मिशन। अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसको लॉन्च किया गया था 1994 में। ठीक है, तो इट वाज प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड द L1 लैग्रेंज पॉइंट। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? दीज आर द पॉइंट्स where the gravitational pull cancel out when two astronomical bodies are co-orbiting। ठीक है, तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जहां पर उनकी जो ग्रेविटेशन पुल है वो कैंसिल हो जाती है। तो इसी तरह अगर हम अर्थ और सन की बात करें तो इसके अराउंड हमारे पास 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको प्लेस किया गया था इस विंड मिशन को, ताकि ये ऑब्जर्व कर सके अनपर्टर्ब्ड सोलर विंड। ठीक है, क्योंकि वो जो सोलर विंड है वो आकर जब हमारे मैग्नेटोस्फीयर से इंटरेक्ट करती है तो काफ़ी सारा फिनोमिना वहाँ पे क्रिएट होता है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने इसको वहाँ पर प्लेस कर रखा था ऑर्बिट में। ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी हुआ है। हाँ जी, ठीक है जी, तो ये क्या है? FRB यानी कि रेडियो बर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट रेडियो बर्स्ट जो हमने ऑब्जर्व करा है। तो इसके बाद अब जो FRB इन मिल्की वे है, तो ये पावरफुल कहाँ से जनरेट हुआ है? पावरफुल मैग्नेटिक न्यूट्रॉन स्टार, जो कि 14,000 टू 41,000 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। ठीक है, और ये लेकिन काफ़ी शॉर्ट स्पैन के लिए बना है, जैसे सेकंड का 1000 पार्ट हम कह सकते हैं। तो इसको स्टडी किसने करा है? नासाज फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप एंड नासाज न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर, जिसको हम नाइसर भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ये है क्या दोनों चीज़ें? जो फर्मी गामा रेट स्पेस टेलीस्कोप है ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं गामा रे एस्ट्रोनॉमी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट। हाँ जी, क्लियर। और अगर हम बात करें नाइसर, नाइसर जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एक पेलोड है जिसको हम यूज़ करते हैं टू द स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स थ्रू सॉफ्ट एक्सरे टाइमिंग। हाँ जी, क्लियर। तो सॉफ्ट एक्सरे टाइमिंग से हम उसको स्टडी करते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, एस्टेरॉयड 16 साइकी। तो एस्टेरॉयड 16 साइकी क्या है? ये एक एस्टेरॉयड है, ठीक है, जो नासा ने इसको डिटेक्ट करा है। ठीक है, और ये जो एस्टेरॉयड है ये मार्स और जुपिटर के बीच में वहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है। अर्थ से ये कितनी दूर है? 370 मिलियन किलोमीटर ये दूर है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू नासा इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ मेटल, और मेटल से बना हुआ है। अगर हम इसकी वर्थ की बात करें तो ये है 10,000 क्वाड्रिलियन $, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो हो सकता है फ्यूचर में हम यहाँ पर कोई मेटल की जो माइनिंग है, एक्सप्लोरेशन है, कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करें, इसको डिस्कवर किया गया था 1853 में, और पर्सन का नाम था इटालियन एस्ट्रोनॉमर एनीबेल डी गैस्पर्ड। ठीक है, तो इन्होंने ही इसको ये नाम दिया था
आफ्टर द नेम ऑफ एशियंट ग्रीक गॉडेस ऑफ द साउल, दैट इज साइकी। ठीक है, उनके नाम पे इसको फिर एस्टेरॉयड 16 साइकी कहा गया। शेप है इसकी पोटैटो जैसी, और 5 अर्थ ईयर्स इसको लगते हैं टू कंप्लीट 1 ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, और जो इसकी रोटेशन है बिट ओवर 4 आवर्स टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। तो इसकी जो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन है उसके लिए 4 आवर्स लगते हैं। हाँ जी, क्लियर। तो ये है वो मेटेलिक, वो एस्टेरॉयड जहाँ से हम इतना जो मेटल है सोच रहे हैं एक्सट्रैक्ट करने की फ्यूचर में। ठीक है, ओके। तो अगर नासा साइकी मिशन की बात करें तो नासा ने प्लान करना शुरू भी कर दिया है, फ्यूचर में वो इसके लिए एक मिशन रेडी करेगा। ठीक है, तो assumptions क्या है, बीइंग मेड बाय द साइंटिस्ट, इट विल बी लॉन्च इन 2020 में हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, और ये एस्टेरॉयड पे कब लैंड करेगा, अर्ली 2026 में। ओके, और दूसरी बात ये है कि इससे जो अर्थ की अपनी खुद की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, ठीक है, वायलेंट हिस्ट्री है, उसके बारे में भी पता चलेगा कि कैसे फ्यूचर में कोलिजन्स हुए थे या कैसे अर्थ की फॉर्मेशन हुई है, उसके बारे में भी हमें बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। हाँ जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।